डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कैसे कम्युनिस्ट पार्टी बनी, कैसे ये सारी चीज़ें घटनाक्रम होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि ये वाली डेट आपको ज़रूर याद रखनी है 1920 कि 1920 में क्या होता है, कैसे घटनाक्रम चलते हैं। 1920 में मॉस्को में द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का आयोजन हुआ। अब आपको कुछ नहीं पता होगा, हो सकता है कि कई बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये चीज़ें पढ़ रहे हों। दुनिया में 3 इंटरनेशनल हो चुके हैं। प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, तृतीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। हालांकि आप सभी को इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए जो कम्युनिस्ट होते हैं। जैसे आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स, जर्मनी के रहने वाले थे। इनकी सोच ये थी कि जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूरों का हमेशा शोषण करता रहता है। एक दिन ऐसा आएगा मजदूर क्रांति कर देगा, और इस टाइप की जो सोच जो लोग रखते थे वो सारे कम्युनिस्ट सोच के लोग कहलाए। जब 1920 में ये जितने भी दुनिया भर के जो कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर सेकंड इंटरनेशनल के नाम से एक मीटिंग की। एक मतलब यहाँ पर एक टाइप से मीटिंग हुई। सारे दुनिया भर के कम्युनिस्ट देश जो थे, कम्युनिस्ट सोच को मानने वाले जो लोग थे, वो 1920 को कहाँ इकट्ठा हुए? मॉस्को में। मॉस्को कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को में क्यों हो रहा है ये? क्योंकि मॉस्को में आपको पता होगा रसिया खुद उसी सोच पे आगे बढ़ रहा था। क्योंकि आपको पता होगा रसिया का एक आदमी था लेनिन। आपको पता होगा लेनिन की अगुवाई में 1917 में रसिया में रूसी क्रांति हो चुकी थी। क्योंकि रूसी क्रांति में किसानों ने और मजदूरों ने अपना रोल प्ले किया और वहाँ के पूंजीपति वर्ग से संपत्ति छीन ली गई और एक हिंसक क्रांति हुई। तो अब ये जो लेनिन की अगुवाई में 1920 में जो द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हो रहा था, इसमें भारत की तरफ से भारत के काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। मानवेंद्र नाथ, तो मानवेंद्र नाथ राय, पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एम.एन. राय। तो भारत की तरफ से एम.एन. राय ने भाग लिया और इस मीटिंग में जो मॉस्को में हो रही थी 1920 में मीटिंग में भाग लिया। और वहां पर जाकर ये रसिया के सबसे बड़े नेता उस समय के लेनिन से जाकर मिले। तो लेनिन से जाकर मुलाकात होती है, और जब लेनिन से इनसे मुलाकात होती है तो इस कंडीशन में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ 1921 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध स्थापित हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। 1920 में मीटिंग होती है और कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ 1921 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध स्थापित हो गया। अब आपके मन में आएगा कि ये जो पहली कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके बारे में मैंने बताया कि 1921 में इसके साथ संबंध स्थापित हो गया, यानी भारत की कम्युनिस्ट भारत की, इस वर्ड को ज़्यादा बारीकी से देखना, ये वर्ड पे आप ज़्यादा गौर फरमाना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ स्थापित होगा। मैं इस वर्ड को फिर बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ राज की बात है। यहाँ पे लिखा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस वर्ड को पकड़ना, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब कुछ और है, और जब मैं बोलता हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जब मैं बोलता हूँ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, इसका मतलब ये है कि वो जो पार्टी है उसका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ पूरा संबंध है, यानी वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कहे अनुसार चल रही है। पर जब मैं बोलता हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मतलब भारत की तरफ से रसिया में मॉस्को में मानवेंद्र नाथ राय गए थे, तो वहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो वहीं पर फिर क्या हो गया, एम.एन. राय ने रसिया के अंदर ही 1920 में
सीपीआई पार्टी की स्थापना कर दी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। हालांकि अब आप बोलेंगे सर इसको फिर ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्यों बोला गया है, बट रियल सेंस में इसका मतलब यही था, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी अब और आगे जाकर मिलेगी, बट आप ज्यादा डेप्थ में ना जाए, सीधी बात बताए, सीपीआई पार्टी बनी है 1920 में बनी है। 17 अक्टूबर 1920 को यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है। और ये जो स्थापना की गई है एम.एन. राय के द्वारा, वो ताशकंद में की गई है। कहाँ पर की गई है? ताशकंद में की गई है। ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। फिर आप बोलेंगे कि 1920 में पार्टी स्थापित हो गई और 1921 में फिर हमारा जो सेकंड इंटरनेशनल है उसके साथ हमारा संबंध स्थापित हो गया, सारी चीज़ें हो गई। बट ये बात पूछी जाएगी कि जो सीपीआई पार्टी है इसकी लगातार हम देख रहे हैं, एम.एन. राय विदेश जा रहे हैं, मॉस्को में जाकर मीटिंग में सेकंड इंटरनेशनल में भाग ले रहे हैं, ताशकंद में वो सीपीआई पार्टी की स्थापना, सारा काम विदेशों में हो रहा है, यानी सारा काम विदेशों में हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो काम होने जा रहे थे भारत में कब स्टार्टिंग होगी। भारत में अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनने जा रही है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। देखिए मैंने क्रॉस भी लगाया है। तो डियर स्टूडेंट, सीपीआई की स्थापना, तो सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अगर हम भारत के अंदर बात करें तो इसकी स्थापना कानपुर में की गई। किस आदमी के द्वारा की गई? सत्य भक्त नाम का जो एक कम्युनिस्ट सोच का एक आदमी है, उसके द्वारा इसकी 1924 में कानपुर में स्थापना की गई, 1924 में। फिर आप बोलेंगे कि सर इसमें एक खास बात क्या है? इसमें खास बात ये थी कि जब इन्होंने स्थापना तो कर दी, जस्ट उसके कुछ समय बाद, जस्ट इसके 1924 में सीपीआई की स्थापना के जस्ट कुछ समय बाद एक मीटिंग होती है कानपुर में ही। कब हुई मीटिंग? 1 दिसंबर 1925 में। इस मीटिंग में क्या होता है, दो सोच के आदमी इसमें बैठते हैं। एक सोच के आदमी तो वो थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो हुआ था, जो विदेशी कम्युनिस्ट सोच के जो लोग थे उनको मानते थे, और कुछ लोग थे सत्य भक्त जैसे, जिनका मानना ये था कि हमें जितनी भी मांगे हैं, आपको पता है कम्युनिस्टियों की ज़्यादातर यही मांगे होती हैं कि भाई इसमें जो मजदूर वर्ग है उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाए, ये किया जाए, ठीक है। सो कॉल्ड, कभी आपको कम्युनलिज्म को ज़्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। बट यहाँ पर ये था कि राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी, यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी, जो एक कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी थे उनमें सत्य भक्त भी आते थे, यानी राष्ट्रवादी थे, यानी देशभक्ति की बात भी करते थे। तो जब ये बात करने लगे, देशभक्ति की बात करने लगे, ऐसे बात करने लगे, क्योंकि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वालों की सोच तो ये थी कि पूरी दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। बट यहाँ पर ये कह रहे राष्ट्रवादी, यानी केवल भारत के लोगों को ध्यान में, हित में रख के बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर 1 दिसंबर 1925 को क्या होगा? मतभेद हो जाएगा, यानी कम्युनिस्ट सोच के जो लोग थे वो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे। एक होगा जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की बात भी करेंगे और कम्युनलिज्म की बात भी करेंगे, और एक होंगे जो केवल कम्युनलिज्म की बात करेंगे, जो सेकंड इंटरनेशनल से बिलोंग करेंगे। ऐसा होने से होगा क्या? अब कुल मिलाकर ये यहाँ पर ये होने जा रहा है कि जो ये पार्टी है, ये जो पार्टी है अब फाइनली ये बट जाएगी। कैसे बटेगी? जो यहाँ पर आपने देखा था, जो मैंने आपको बताया था, सत्य भक्त जो थे उनसे कुछ लोग अलग हट जाएंगे और अलग पार्टी बनाएंगे। जो अलग पार्टी बनने जा रही है वो पार्टी बनी थी, वो पार्टी कब बनी? 26 दिसंबर 1925 को। आप बोलेंगे तो ये यहाँ तो ये मीटिंग हुई थी। भाई मीटिंग तो हुई थी कानपुर में 1 दिसंबर 1925 को। 1 दिसंबर 1925 को मीटिंग होती है कानपुर में, जिसमें सभी नेता आकर मिलते हैं, कम्युनलिज्म सोच को मानने वाले भारत के सभी लोग आकर मिलते हैं। बट इनमें वैचारिक तौर पर मतभेद हो जाता है, पार्टी मतलब विचारधारा बट जाती है। और ऐसी कंडीशन में अब ये क्या फैसला करने जा रहे हैं?
ऐसी कंडीशन में अब ये फैसला करने जा रहे हैं इन्होंने, खासकर वो लोग, देखिए इसमें जो राष्ट्रवादी सोच के जो लोग थे ना, जो लोग सत्य भक्त के साथ थे वो लोग बहुत कम थे। ज़्यादा वो लोग वो थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सोच को मानते थे, जो रशियन सोच के अकॉर्डिंग चलते थे। तो ऐसे में हुआ क्या है, जो सीपीआई की स्थापना की गई दोबारा से। अब आप बोलेंगे कि एक तो सीपीआई सत्य भक्त ने बनाई दी थी 1924 में, हाँ बना दी थी, बट अब सत्य भक्त को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं। और सत्य भक्त ने तो जो हेड क्वार्टर बनाया था वो सीपीआई का, वो तो कानपुर में बनाया था। बट जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को मानने वाले लोग जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम कानपुर को अपना मुख्यालय नहीं बनाएंगे, हम मुंबई को अपना मुख्यालय बनाने जा रहे हैं। अब ऐसे केस में जब ये मुंबई को अपना हेडक्वार्टर बना लेंगे, तो फिर वहीं से हम ये जो डेट है 26 दिसंबर 1925 को, यहीं से हम कहेंगे कि भाई कानपुर मतलब मुंबई में दोबारा से सीपीआई की स्थापना हुई है। कैसे हुई स्थापना? एक दो सीपीआई होगी ना, एक सीपीआई की स्थापना हुई थी जो 1 सितंबर 1924 में की थी। किसने? 1 सितंबर 1924 में की थी सत्य भक्त ने। बट उसको फॉलो करने वाले लोग अब कम हैं। और 1 दिसंबर 1925 को जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में फैसला कर लिया गया कि भाई नहीं भाई, हम कानपुर की बजाय हम मुंबई में अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे और सीपीआई बनाने जा रहे हैं। और इसमें हम सत्य भक्त जैसे लोगों को शामिल नहीं करेंगे, इसमें वो लोग शामिल हो जाइए जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को मानते हैं। और ऐसा ही हुआ। अब ऐसा हो गया तो क्लियर कट हमें पता चल गया, क्लियर कट हमें पता चल गया है कि भाई कहाँ, हमें क्लियर कट पता चल गया है कि अगर आपसे पूछा जाए सीपीआई की स्थापना कब हुई, तो हम बताएंगे सही मायने में जो सीपीआई है, जो ज़्यादातर उसको फॉलोवर थे, हम बोलेंगे सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई। अब जब, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? मुंबई में उसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। जब मुंबई में उसका हेडक्वार्टर बना दिया गया, तो अब देखिए 1934 में मेरठ षड्यंत्र के कारण इस पार्टी पर प्रतिबंध लग गया। आप बोलेंगे अब सीधा 1925 से सीधा 1934 पे कैसे आ गए? अरे भाई, पार्टी अपना काम करती रही, जैसे तैसे जो भी है पार्टी अपना काम कर रही है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट घटना वही तो आपको बताई जाएंगी। और ऐसा होते होते क्या होता है, 1934 में मेरठ षड्यंत्र के कारण पार्टी, मतलब पार्टी क्या कर रही थी, यहाँ पे मेरठ में षड्यंत्र होता है, यानी कम्युनिस्ट सोच के जितने भी लोग हैं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करी, मतलब आंदोलन टाइप करने की सोची। तो अंग्रेजों को ये बहुत बुरा लगा और अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि ये देश को आज़ाद करवाना चाहते थे इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रखा अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों ने 1934 में क्या कर दिया, 1934 में अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया। और जब इस पार्टी पर बैन लग गया, जब बैन लग गया तो अब ये पार्टी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो फाइनली फिर क्या हुआ, जो सीपीआई पार्टी में से कुछ लोग निकल गए और सोचा कि इस पार्टी में तो बैन लग गया, वो जाकर कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी में जाकर ही कुछ काम करने लगे। होता क्या है फिर, सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में आपने एक पॉइंट नोट किया होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन और रशिया एक तरफ थे और जर्मनी एक तरफ था। सोचिए, और भारत जो है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी ज़्यादातर जो लोग थे, उन्होंने ज़्यादातर ने ब्रिटेन का साथ दिया। और भाई कम्युनिस्ट सोच होने के कारण जो हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको रशिया अच्छा लगता था। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने ये बता दिया कि कुल मिलाकर ब्रिटेन और रशिया के अच्छे संबंध हो गए। जब ब्रिटेन और अच्छे संबंध हो गए तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, सॉरी मैं थोड़ा गलत बता गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम तो ऐसा हो रखा था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी जो कांग्रेस थी, वो ब्रिटेन के खिलाफ थी। जब वो ब्रिटेन के खिलाफ थी, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रिटेन के खिलाफ कौन है, कांग्रेस ब्रिटेन के खिलाफ है। पर ब्रिटेन और रशिया के अच्छे संबंध हो गए सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिसके कारण अब जो सीपीआई है वो कह रही है कि अगर हम रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है तो ब्रिटेन के खिलाफ भी हमको जाना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर सीपीआई अब किसके पक्ष की बात कह रही है? सीपीआई अब रशिया के, ब्रिटेन और रशिया दोनों के पक्ष में बात कहेगी और कांग्रेस के खिलाफ जाकर बात बोलेगी।
और जब कांग्रेस के खिलाफ जाकर ये बात बोलेगी तो ऐसे में नेहरू जी साम्राज्यवादों की हाथों की कठपुतली बन गए। अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये कैसे आया। जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, जो सीपीआई के लोग हैं, उन्होंने अब क्या कहना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अब ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जो हमको जो आज़ादी मिल रही है, एक मिनट ध्यान रखेंगे एक बार, हाँ ये पेज आपको पहले पढ़ना था एक बार। जो मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था, अंग्रेजों ने सीपीआई पर बैन लगा दिया था। फिर अंग्रेजों जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में रसिया और ब्रिटेन जब दोनों एक साथ आ गए तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1942 में, जुलाई 1942 में सीपीआई पार्टी से प्रतिबंध हटा दिया। और फिर अब क्या करने लग गए, जब कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों ने समर्थन में आंदोलन का विरोध, यानी सीपीआई पार्टी के जो लोग थे उनका कहना ये था कि हमें जो ये भारत छोड़ो आंदोलन नहीं करना चाहिए, और यानी वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। एक तरफ सारी कांग्रेस पार्टी, एक तरफ सीपीआई कह रही कि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होना चाहिए। एक नज़रिए से देखने से बिल्कुल गलत लग रहा है। और ऐसे में होगा क्या, ये बात कांग्रेस को बहुत बेकार लगेगी। 1945 में कांग्रेस ने सभी साम्यवादियों को अपनी पार्टी से निकाल दिया। और एक पॉइंट याद रखना, जब भी हम शॉर्ट में सीपीआई बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हम इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं हिंदी में, जैसे भा क प, तो यहाँ पर भय क और पा क्या बन गया, भाकपा। जिसको हम सीपीआई कह रहे हैं उसको हिंदी में शॉर्ट में भाकपा बोलते हैं, ये बात याद रखना। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही अब हम क्या होने जा रहे हैं, देश को आज़ादी मिलने जा रही है। हालांकि सीपीआई ने तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, सब कुछ हुआ, पर जो चीज़ें हैं वो सब जानते हैं कि भारत को फाइनली आज़ादी मिलेगी। जब भारत को आज़ादी मिलेगी तो भाकपा यानी सीपीआई वाले कहेंगे कि भारत की आज़ादी वो झूठी है। ये क्या क्या आज़ादी है ये, कांग्रेस ने सामंतवाद और साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक दिए। मतलब उनका कहना ये था कि जो ब्रिटेन है और सामंतवाद है, यानी अरे सीधी बात इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रहे कि इसमें उनका आम भाषा में अर्थ ये था कि अमीर आदमियों को आज़ादी मिली है, गरीब आदमी पहले भी उनका शोषण होता था और आज़ादी के बाद भी उनका शोषण होता रहेगा। उनका कहना सिर्फ ये था। और जब इनकी यहाँ पर ये बातें हो गई, अब देखिए डियर, नेहरू जी साम्राज्यवादों के हाथों की कठपुतली है। मैंने क्या बताया, जब देश आज़ाद होता है तो उस समय पर वो क्या कहने लगे, सब लोगों ने, सीपीआई ने नेहरू की बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा ये तो साम्राज्यवादों के हाथों की कठपुतली है, यानी जो नेहरू है यानी वो तो ब्रिटेन के हाथ की कठपुतली है, नाम नाम का पीएम बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय गद्दारी दिवस, जब हम 15 अगस्त 1947 को जिसको आज़ादी दिवस के तौर पे मनाते हैं, सीपीआई ने क्या कहा, हम उसको किस तौर पे मनाते हैं, 15 अगस्त को उन्होंने गद्दारी दिवस के रूप में मनाया। भाई गद्दारी किसने की, उनका मानना ये है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने गद्दारी की है। उन्होंने एग्जैक्टली जो सही आज़ादी मिलनी हमें चाहिए थी वो सही आज़ादी पे उन्होंने अंग्रेजों से नहीं ली है। और इसमें और जो भारत का जो संविधान है, उन्होंने कहा कि ये भी ठीक नहीं है, ये दास्ता का घोषणा पत्र है। जो गुलामी है उस गुलामी का ये घोषणा पत्र, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतनी सारी बातें होती रही, सब कुछ चलता रहा। आपने देखा किस प्रकार सीपीआई पार्टी बनी 1925 में, किस प्रकार सीपीआई पार्टी पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया, किस प्रकार अंग्रेजों ने ही सीपीआई पार्टी से बैन हटा लिया, किस प्रकार कांग्रेस ने सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी नेता थे उसको अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। सब कुछ चलता रहा। इसी बीच में फिर क्या होता है आपको पता होगा, जो पहला आम चुनाव जब होता है सीपीआई उसमें भाग लेती है और उसको 16 सीट मिलती हैं, और बाकी किसी और भी, मतलब कुल मिलाकर ये सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा सीट किसको मिली हैं, सीपीआई को मिली हैं पहले आम चुनाव में। फिर दूसरा आम चुनाव होता है, क्योंकि पहला आम चुनाव 1952 में होता है, दूसरा आम चुनाव 1957 में होता है, और सीपीआई को 27% सीट मिलती है। अब आप बोलेंगे, और याद रखना दूसरे आम चुनाव में केरल में तो बहुमत आ गया,
केरल में बहुमत में सीट आई है किसको, सीपीआई को। और यहाँ के जो नेता बने हैं ईएमएस नंबूद्रिपाद, ईएमएस नंबूद्रिपाद, इसको याद रखना। केरल के पहले जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बन गए, एमएस नंबूद्रिपाद। तो डियर अब आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था। अब ऐसी कंडीशन में अब जो चीजें बनने जा रही है, चीन के साथ फिर क्या होता है, हमारा युद्ध हो जाता है 1962 में। भाई चीन को हमें कितना सपोर्ट करना चाहिए, चीन का विरोध करना चाहिए। कारण क्या था, चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही थी और भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके सामने बड़ा सवाल है कि वो चीन के साथ क्या करे, क्या स्टैंड ले। उनके सामने सीपीआई पार्टी में मतभेद हो गए। यानी जैसे ही चीन का युद्ध स्टार्ट होता है तो सीपीआई पार्टी के नेताओं में मतभेद शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, चीन का साथ नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं चीन का ही साथ दो। कुल मिलाकर मतभेद हो जाता है और 1900 इसी का रिजल्ट फाइनली 62 में जो विरोध शुरू हुआ था, वो विरोध आते आते इतना बढ़ गया, इतना विरोध बढ़ गया, 1964 में पार्टी के दो टुकड़े हो गए। भाई दो जो नेता थे, एक नेता का नाम है एस.ए. डांगे, ये बहुत ही कट्टरपंथी नीतियों का नेता था। और एक नेता थे, वो मैंने बताया था, जो केरल के जो क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, ईएमएस नंबूद्रिपाद। ये जो नेता थे, इन्होंने मीटिंग, ये जो थोड़े नरम स्वभाव के थे नंबूद्रिपाद, और ये जो एस.ए. डांगे थे थोड़े कठोर डिसीजन लेने वाले थे ज़्यादा। तो जो कोलकाता में इन्होंने अपनी अलग मीटिंग करी, जो इस सोच को मानते थे, जो ऐसे डांगे को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने मुंबई में अपनी मीटिंग करी। जिन्होंने मुंबई में अपनी मीटिंग करी उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा सीपीआई, केवल सीपीआई। और जिन्होंने कोलकाता में मीटिंग करी उन्होंने अपना नाम रखा सीपीएम, या इसको सीपीआईएम भी बोलते हैं, एम से मार्क्सवाद, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, 1967 में फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसमें सीपीएम को 19 सीट मिलती है और सीपीआई को केवल 23 सीट मिलती हैं। तो ऐसे में केरल, और होता क्या है, देखने से लग रहा है साफ क्लियर कट पता चल रहा है किसको ज़्यादा सीट मिली हैं। सीपीएम को 19 सीट मिली हैं और सीपीआई को 23 सीट मिली हैं। यानी सीपीएम को सीट भले ही कम मिली हैं, बट हुआ क्या है, इसी चुनाव में 1967 के चुनाव में ही केरल में और पश्चिमी बंगाल में सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। अब सीपीएम के जो कट्टरपंथी नेता थे, सीपीएम के ही कुछ कट्टरपंथी नेता भी थे। हालांकि मैंने आपको बताया था जो सीपीएम वाले थे वो ज़्यादा कट्टरपंथी नहीं थे, बट उस पार्टी के अंदर भी कुछ कट्टरपंथी सोच के कुछ नेता थे। मैंने आपको बताया 1967 के चुनाव में किस प्रकार पश्चिमी बंगाल और केरल में बहुमत में आ गई थी सीपीएम। और उसी समय पर 1967 के समय की ही बात कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में नक्सलवाड़ी एक गांव का नाम है, वहां किसानों ने उग्र आंदोलन कर दिया और सीपीएम के कुछ कट्टर नेता चारू मजामदार और कानू सान्याल ने, मतलब इन किसानों को जो ये भड़क उठे थे, इनको कहा कि हाँ ठीक है हम भी आपका साथ दे रहे हैं, और इनको हिंसा करने के लिए और बढ़ावा दिया। हुआ क्या, 1971 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम को, अगर 1971 के चुनाव की हम बात करें, जो सीपीएम है उसको 25 सीट मिलती हैं, जिसमें से केवल 20 सीट केवल वेस्ट बंगाल से आई। इसी वर्ष विधानसभा चुनाव में सीपीएम को सबसे ज़्यादा सीट मिली। मतलब कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ 1971 में क्या होता है, सीपीएम को 25 सीट लोकसभा में मिली और इसी समय उसको वेस्ट बंगाल में भी सबसे ज़्यादा सीट मिली। 1971 की बात हम कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 1977 में वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में फिर पूर्ण बहुमत मिला, यानी 1977 में फिर वेस्ट बंगाल में सीपीएम को पूर्ण बहुमत मिला और वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो बने ज्योति बसु, और वो 1977 से लेकर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो मैं ये एक पॉइंट बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर इसको ध्यान से देखें। प्रमुख नेता कौन है सीपीआई पार्टी के, एक तो एम.एन. राय हैं, एक अमृत डांगे, मैंने वो बताया नहीं था कि वो कैसे ऐसे डांगे जो मतलब थोड़े कट्टरपंथी सोच के थे, मौलाना हसरत मोहानी। और एक पॉइंट याद रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस राज्य का मुख्यमंत्री है जो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहा है, तो पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 5 बार मुख्यमंत्री बने। इन्होंने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने बताया था ज्योति जो बसु है सीपीएम पार्टी से बिलोंग करते हैं और 23 सालों तक वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे।
तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको सीपीएम सीपीआई पार्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए